हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो किसी भी तरह से मानसिक रोग से गुज़र रहे हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा विद्वान तो नहीं हैं, लेकिन हम जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ रियल में हो चुकी हैं, और ये हम अपनी लाइफ के डार्क मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नॉर्मली कोई नहीं बताता है कि इस तरह की परेशानियां ज़्यादातर लोग छुपा जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें और किसी भी तरह से किसी भी बाबा या तांत्रिक के चक्कर में ना पड़ें। इसलिए हमने ये सोचा कि ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाए जाए। हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन की, या इसके और भी बहुत तरह के नाम होते हैं। अगर उसमें से कोई भी नाम आप लोगों को पता है तो समझ लीजिए हम इसी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। वैसे ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन तो होता ही रहता है। कोई भी छोटा से छोटा इंसान है या बड़े से बड़ा इंसान है, आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए थोड़ा बहुत एंग्जाइटी ज़रूरी भी है और होती भी है। लेकिन जब किसी की एंग्जाइटी और डिप्रेशन इस कंडीशन में पहुंच जाए जो कि उसको भूतों, चुड़ैलों और जिन्नातों में नज़र आने लगे, तो ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मोमेंट होता है। और ऐसे टाइम पर इंसान अपने आप को बर्बाद कर सकता है, और कर रहे हैं, कर नहीं सकता बल्कि कर रहे हैं, बहुत से ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ के। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया और सोचा कि अपनी रियल लाइफ से जब आप लोगों को चीज़ें शेयर करेंगे तो शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए बताई जा रही हैं जिससे कि आप किसी तरह के ढोंगी बाबा, फरेबी, चोर डकैत जो बैठे हुए हैं रास्ते रास्ते में तावीज़ लिए, नींबू लिए, इस तरह के बाबाओं से बच सकें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रेजेंट टाइम में हम इस चीज़ से बुरी तरह से फेस कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, और हमें भी इस तरह की सलाह दी जाती हैं कि आप फ़ला बाबा के पास चले जाओ, फ़ला तांत्रिक के पास चले जाओ और आप ठीक हो जाओगे। तो आप लोगों के लिए ये सबक है कि आप इन सारी चीज़ों से बचें। आज हमारी लाइफ में जो इस तरह की परेशानियां आई हैं कि हम इस तरह से बुरी तरह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, उसके बारे में हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ और हम क्यों इतनी बुरी तरह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले गए। जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे कुवैत से। कुवैत में हम अच्छी जॉब कर रहे थे, कोरोना से पहले ही हमने रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के कुछ ही महीने के बाद, 1 महीने के बाद मेरा ख़्याल है कि लॉकडाउन लग गया और पूरी तरह से कुवैत भी बंद हो गया। ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया बंद हो गई। अब कोरोना के चक्कर में हमें भी लगभग 4 से 5 महीने, 6 महीने के करीब, जून तक हमें कुवैत में फंसे रहना पड़ा। वहाँ पर कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था, बस सुबह से शाम तक बेड 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 और खाना पीना, इसके अलावा और कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मेरी मेंटली जो मेंटल चेंजेस होते हैं वो हो रहे थे। एक ही जगह पे पड़े पड़े हमारे दिमाग में कई तरह के परिवर्तन, कई तरह की सोचें आ रही थी, और बहुत तरह से दिमाग अपना जो पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए था वो ना करके नेगेटिव वे में काम कर रहा था। अब उसका इम्पैक्ट जो भी पढ़ना था पढ़ा, उस वक्त हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी तब्दीलियां या चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इंडिया पे आते हैं तो इंडिया में वही उस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर था। जून पर हम इंडिया आए, वहाँ पर हम आके किसी तरह से अपने घर पे पहुँचते हैं। घर पे पहुँचने के बाद हम लगभग 1 महीने के करीब हम घर वालों से अलग रहते हैं। रीज़न वही था कि हम दूसरे कंट्री से आए थे, तो उस वक्त अलग रहने का कुछ सिस्टम था, तो अलग रहे। 1 महीने अलग रहने के बाद जैसे तैसे फिर कोरोना की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन चलता रहा, पड़ता रहा, बनता रहा, आगे बढ़ता रहा। ठीक है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा खुशियों का ज़माना आया और मेरी इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट होने के साथ कुछ महीने के बाद, या कह सकते हैं 2 महीने हुए थे इंगेजमेंट को, कुछ वजहों की वजह से वो इंगेजमेंट टूट गई। उसकी डिटेल फिर कभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब इंगेजमेंट हमारी टूटी तो टूटने के बाद जाहिर सी बात है उसका भी दिमाग पर कुछ ना कुछ असर पड़ रहा था, लेकिन वो भी ज़ाहिर नहीं हो रहा था। और ज़ाहिर इसलिए भी नहीं हो रहा था कि इंगेजमेंट टूटने की वजह सिर्फ एक तरफ से तो थी नहीं, ये मेरी तरफ से भी था कि इंगेजमेंट इसको ख़त्म करना है, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद कुछ महीने के बाद
मेरे फ़ादर की वालिद की तबीयत ख़राब होने लगी। धीरे धीरे करके लास्ट रमज़ान को उनका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हो गया, ठीक है, उसका एक असर था, उस वक्त असर था, लेकिन उस इंतकाल के बाद हमारी मानसिक स्थिति जो थी वो नॉर्मल नहीं नज़र आ रही थी। ये लग रहा था कि शायद अब हम उस लेवल की मेंटालिटी पर नहीं है जहाँ पर हम स्टार्टिंग में थे, लेकिन ख़ैर किसी तरह से हम उसको एडजस्ट कर रहे थे। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दें, जब सूरज चढ़ता है तो सभी सलाम करते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था घर पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने जॉब छोड़ी थी तो लोग उस चीज़ का गलत तरीके से देख रहे थे, क्योंकि हमारी इनकम से बहुत से लोग उसका अपना बहुत से लोगों की टेंशन उसमें कम थी, लेकिन जब हमारी इनकम भी बंद हो गई तो बाकी घर वालों की टेंशन उसमें बढ़ गई। अब इस तरह की टेंशन्स की वजह से वो प्रेशर सारा मेरे ऊपर डालने लगे। जो रिस्पेक्ट होती है या जो चीज़ें होती हैं, मतलब ये कहा नहीं जा सकता, ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से एक तरह से हमने मेंटली अपने आप को टॉर्चर्ड होते हुए देखा है और किस तरह से परेशान होते हुए देखा है, जिससे कि मेरी ज़हनी हालत पूरी तरह से ख़राब होने लगी। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि ज़हनी हालत ख़राब होते होते एक दिन अचानक से रात में हम सोते हैं और मेरे अंदर एक अजीब सी कह सकते हैं बेचैनी सी होती, मेरी बॉडी पूरी कांपने लगती है और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब पल्स तो हमें लग रहा था कि 150 के करीब होगी, कि इवन हमें खड़े होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद अभी डेथ हो जाएगी। तो उसी आनन फानन में हम हॉस्पिटल जाते हैं, पास ही में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वहाँ रहती है, तो वो कुछ इंजेक्शन देते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक निकलता है, नॉर्मल निकलता है। तो उसके बाद लेकिन वो रिफ़र कर देते हैं, मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं होती तो लोहिया रिफ़र कर देते हैं। तो लोहिया हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर भी दवाएं चढ़ती हैं, सारा ट्रीटमेंट होता है, ईसीजी चेक होता है, सब कुछ नॉर्मल निकलता है और ये लगता है कि हाँ कोई बात नहीं है, कुछ होगा। अंदर से जो एंग्जाइटी ये कहा जा सकता है, या अंदर से जो गुस्सा है, ठीक है, लोगों को रवैये का, वो बाहर उभरने लगा था, वो बाहर दिखने लगा था और वही सारी चीज़ें सामने नज़र आने लगी थी। अब उसके बाद होते होते करते ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, उस वक़्त से थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे थे। इस तरह की परेशानियां भी थीं, साथ में टेंशन भी थी, तरह तरह की परेशानियां हो रही थी और इसकी वजह से हम कुछ भी करने की कोशिश करते तो जाहिर सी बात है, एक बार इंगेजमेंट टूटी, उसका थोड़ा सा टेंशन, तो उसको लेकर थोड़ा वक्त किसी काम में दिल नहीं। उसके बाद फादर का इंतकाल हो गया तो उसको लेकर और ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन हो गया। उसके बाद फिर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। कुछ शुरू ज़रूर करते थे लेकिन जो करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें पूरा दिल नहीं लग रहा था। एक तरफ क्या हो रहा था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हमें बीमारी क्या हो गई है, क्योंकि अचानक से इस तरह की चीज़ें हुई कि जैसे लगा कि बस हम अभी मर जाएंगे, मेरी मौत अभी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से, इन परेशानियों से उभर नहीं पाए थे और ये कंटिन्यूसली चल रही थी और इसका असर घर पे भी पड़ रहा था, सभी लोगों के ऊपर, और हमारे ऊपर भी पड़ रहा था। हमारे ऊपर तो खैर था ही, लेकिन बाकी भी सभी घर वालों के ऊपर भी पड़ रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक दिन क्या हुआ कि हम कहीं से काम से किसी गए थे, वापस आए, आने के बाद देखा क्या, बल्कि हम ऊपर गए थे सिर्फ कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज कर ही रहे थे कि अम्मी वॉशरूम गई हुई थी, वो कुर्सी पे बैठ के अपना वॉशरूम करती थी, तो वो स्लिप कर गई और गिर गई। शायद ब्रेन हैमरेज की वजह से वो गिर गई या गिरने की वजह से ब्रेन हैमरेज हो गया, इसका कोई पता नहीं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या था। तो आनन फानन में रात भर तो वहीं रोका गया, क्योंकि डॉक्टर्स थे बगल में तो उनको दिखाया गया, रात में रोका गया, लेकिन सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में बेड नहीं खाली थे, किसी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट हुए, करीब 14 दिन तक पूरा का पूरा इलाज चला
और अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाई। खैर यहाँ तक तो ये था कि वो पीक ऐसा था कि वहाँ पे हमें ना कोई डिप्रेशन नज़र आया, ना कोई बीमारी आई। रेगुलर काम पे काम, सुबह 3-4 घंटे सोना, उसके बाद कंटिन्यूसली देखते रहना, तब उस वक़्त तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन इंतकाल होने के थोड़े वक्त के बाद ऐसा एहसास हुआ कि मेरे फिर से एंग्ज़ाइटी शुरू हो गई है, डिप्रेशन शुरू हो गया, और भयंकर वाला। पहले तो ये था कि एकदम से बॉडी कंपन ऊपर से कर रही थी, लेकिन अब क्या था कि अब अंदर से इस तरह से करती थी कि जैसे लगता है अंधेरा सा छा रहा है। ठीक है, मतलब अजीब तरह की एंग्ज़ाइटी थी और परेशानी थी। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई। ठीक है, परेशानी, एंग्ज़ाइटी ये हुई, और ये हर इंसान के साथ होती है। लेकिन परेशानी, एंग्ज़ाइटी होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को बताना ज़रूरी था। मेरा मकसद अपनी कहानी नहीं सुनाना था या एंग्ज़ाइटी के बारे में आपको शिक्षा नहीं देना था कि हम कितनी बुरी तरह से इन सारी चीज़ों से फेस करके कर रहे हैं। इवन अभी उभरे भी नहीं हैं, अभी मेरा इलाज चल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके जो नुकसानात हैं, ठीक है, वो आपको ज़रूर शेयर किए जाएं कि लोग असल में करते क्या हैं जब कोई इंसान एंग्ज़ाइटी या डिप्रेशन का शिकार होता है, और जहाँ पर एजुकेशन की कमी होती है, शिक्षा नहीं होती है, वहाँ पर किस तरह से इंसान अपने आप को बर्बाद कर लेता है। मेन मकसद मेरा था ये बताना।